दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आप लोगों को सुनने को मिलेगी एक शराबी भूत की कहानी। अब जो लोग ब्लडी टेक्स्ट का वीडियो देखकर आ रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे कि क्यों भाई आज ब्लडी सत्य में भी इस तरह की कहानी ज़रूरी होता है। कई बार हम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा सीरियस कर देते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं अपनी लाइफ से। इसी वजह से कभी कभी मनोरंजन भी तो ज़रूरी है, लेकिन अगर वही मनोरंजन आप लोगों को एक सच्ची घटना से मिले तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना दोस्त। तो ब्लडी सत्य का आज का हैरान कर देने वाला अनोखा एपिसोड भी इसी तरह का है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं भाई। दरअसल ये घटना घटी अंकित कुमार नाम के लड़के के साथ, जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का रहने वाला एक लड़का था। साधारण सा लड़का अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहा था, पढ़ाई बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया और मस्त इसकी जॉब लग गई एक बैंक में। ये एक प्राइवेट बैंक था, नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब जो इसकी जॉब लगी, इसने कुछ ही समय तक खरगोन में जॉब किया, लेकिन कुछ ही समय बाद इसका ट्रांसफर हो गया। जी हाँ, खंडवा नाम के जिले में इसका ट्रांसफर हो गया। अब खंडवा में जैसे ये पहुंचा तो वहां पर कुछ इसके पहचान वाले लोग पहले से ही रहा करते थे, जो कि उसी बैंक में थे जिस बैंक में ये खरगोन वाली ब्रांच में जॉब करता था। अब ये खंडवा में पहुंचा तो इसके पुराने पहचान वाले भी यहाँ पर मिले, तो इसने बोला कि हम लोग यार साथ में मिलके रहते हैं। जहां पर उसके पहचान वाले पहले से रह रहे थे वो फ्लैट थोड़ा छोटा था, एक और आदमी आता तो नहीं जम पाता। इसी वजह से अपने अंकित ने फोन करके अपने दोस्तों को जो खंडवा में रहते थे क्या बोला कि हम लोग एक नया घर जुगाड़ कर लेते हैं, वहां पे जाकर रहते हैं, मजा आएगा, सब लोग यार मिलजुल के रहेंगे, पहचान वाले पुराने। तो सभी लोग तैयार हो जाते। अब इन लोगों को एक बंजर सी बिल्डिंग में पुराना सा फ्लैट मिल जाता है, 2 बड़े बड़े कमरे और एक छोटा सा कमरा, देखने में बड़ा अजीब। वहां पर पुराने टूटे फूटे सामान रखे हुए थे और हमेशा बड़ी अजीब सी स्मेल आती रहती थी, और जाले वाले लगे हुए थे। मतलब ये एक स्टोर रूम टाइप का रूम था। 2 जो बड़े हॉल थे वो भी बड़ी जर्जर हालत में थे, लेकिन रेंट बड़ा सस्ता मिल गया था। इसी वजह से ये टोटल 8 लोग थे, 4-4 करके अलग अलग रूम में शिफ्ट हो गए। अब एक रूम में 4 रहते थे, दूसरे रूम में 4 रहते थे। तो अंकित को बड़ी तकलीफ होती थी भाई अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में। अंकित की आदत थी कि रात भर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था और बढ़िया सुबह टाइम पे उठ के अपने जॉब में चले जाया करता था। ये आदत तो बड़ी अच्छी होती है। हाँ, काम से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए भैया, जितना एंजॉयमेंट करना है लाइफ में करो, लेकिन अपना काम धंधा पढ़ाई लिखाई भी प्रॉपरली करो। हर चीज सही मात्रा में होना चाहिए। वही सिस्टम अपने अंकित की जिंदगी में भी लागू था ऑलरेडी। तो क्या होता है, अंकित ये डिसाइड करता है कि यार मैं 4 लोगों के साथ 8 लोगों के साथ ऐसे इतने बड़े फ्लैट में रह रहा हूं, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में तकलीफ होती है, तो वो वाला जो स्टोर रूम है अगर मैं उसको साफ कर दूं, जाले वाले हटा दूं, थोड़ा फ्रेशनर मार दूं, स्मेल नहीं आएगी। वहीं पर अकेला सोऊंगा ना, बढ़िया हो जाएगा, एक सेपरेट रूम मिल जाएगा। इसी चक्कर में उसने क्या किया, वहां पे एक दिन पूरी सफाई की, संडे का दिन था, मस्त सफाई की, जाला वाला हटाया, मस्त फ्रेशनर मारा, ना गद्दा बिछा और बोला कि यहीं पे बढ़िया बात करूंगा, यहीं पे सो जाऊंगा, सुबह मंडे को उठूंगा और मस्त जॉब पे जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं। जाता है, पहली रात को, संडे की रात थी, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, रात के तकरीबन 12 बजे थे भाई। 12 बजे के आसपास पता नहीं क्यों इसे बहुत अनईजी सा फील होने लगता है। फोन में बात करते करते बोलता है कि यार मुझे बहुत अनईजी सा लग रहा है, अजीब सा डर लग रहा है, निगेटिविटी सी आ रही है, तो मैं सोने के लिए जा रहा हूं, तुम भी सो जाओ। गर्लफ्रेंड ने फोन में बोली कि ठीक है, टेंशन मत लो, सुबह उठ के जॉब में जाना है, तुम सो जाओ। अब ये सोने को चले जाता है, लेकिन ये जो रात थी ये बड़ी अजीब तरह से कटी। अजीब अजीब से सपने दिखाई दिए, नींद भी बड़ी टूट फूट रही थी, और सुबह उठा तो सर भी फट रहा था, जैसे कि मानो पिछली रात को सोया ही नहीं था। ये नींद इस कमरे में बड़ी ही घटिया साबित हुई। अब सेम टू सेम अगली रात भी हुआ, सेम टू सेम सिचुएशन, इसका रूटीन ही यह था। तो अभी जो अगली जो दिन निकला, ट्यूसडे वाला, इनके घर पे जो खाना बनाने वाली आंटी आती थी ना, उससे अंकित ने पूछ लिया कि आंटी, मैं ना ये अंदर वाले रूम में सोया था यार, मुझे इतना अनईजी सा क्यों फील हो रहा था, मुझे अच्छे से नींद क्यों नहीं आई। आंटी भड़क गई, बोली तू क्या पागल हो गया क्या। आंटी दरअसल ना इसको अपने बेटे की तरह मानती थी और ये भी अपनी माँ की तरह ही मानता था। इस वजह से आंटी ने हक जताते हुए बोली, अरे तू पागल हो गया क्या, उस रूम में जाकर क्यों सोया, जब कुछ पता नहीं है तो वो चीज करना नहीं चाहिए। अंकित टेंशन में आ गया, बोलता आंटी बताओ ना, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, उस रूम में सोने से क्यों मना कर रही हो, और उस रूम में पहले से ऑलरेडी सड़ा हुआ सामान रखा हुआ था, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है उस रूम में। आंटी बताती है
दरअसल आज से तकरीबन 10 साल पहले इस घर में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में एक तलाकशुदा लड़की रहा करती थी। यही कोई 25-26 साल की उम्र रही होगी। लोगों ने इतने ताने मारे, परिवार वालों ने इतना टॉर्चर किए, रिश्तेदारों ने, मतलब रिश्तेदार तो आपको क्या बताऊं, हमको तो सबको मालूम होगा, इतना ज्यादा टॉन्ट मारे कि वो लड़की ने उसी रूम में पंखे में लटक कर खुद को खुश कर ली। अब जब ये बात पता चली उसको, अंकित को, तो अंकित की फट गई भाई। अंकित ने बोला बाप रे, मैं उस कमरे में सो रहा था, इसलिए इतनी निगेटिविटी फील हो रही थी। वहां से वो भागा लिटरली उसी समय। बोला आंटी मैं खाना ना होटल में खा लूंगा, मुझे बात नहीं करना। वो भागा और अपने दोस्तों से भागते भागते बोल दिया भाई मेरा सामान अमान इसे होटल में दे देना। दरअसल वो लोग जहाँ रहते थे ना, उसके 4 घर आगे एक होटल था। बोला कि मैं होटल में जाके रह रहा हूँ, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अंकित बहुत बुरा डर गया, क्योंकि अंकित की आदत थी, वो कुछ भी बात सुनता था ना तो इमेजिन करने लगता था, और जो आंटी बता रही थी वो अंकित इमेजिन कर रहा था, और इमेजिन करते करते अंकित बड़ा डर गया, घबरा गया। अब उसने होटल जाने के बाद अपने दोस्तों को फोन करके बोला देखो भाइयों मैं सीरियस हूँ, मुझे उस घर में नहीं रहना है, बड़ा क्रीपी वाइब देता है, और अब उसकी जो हिस्ट्री पता चली है वो तो और भी ज्यादा डरावनी है। क्या करेंगे वहां पर रहकर, चलो ना कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, अच्छी जगह देखते हैं। अरे जहां पर अपना बैंक है उसके आसपास ही रह लेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, आना जाने में भी पैसे बचेंगे। बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन बाद दोस्त मान जाते हैं, और ये लोग किस्मत से जब घर ढूंढने को निकलते हैं, इनको इनके बैंक के पास ही एक बढ़िया वाला बंगलो मिल जाता है, बढ़िया वाला। अब ये लोग क्या 8 लोग थे, तो इनको बड़ा घर चाहिए था। अब उसमें अगर इन लोगों को पार्किंग की सुविधा मिल जाए, गार्डन एरिया मिल जाए, बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल मिल जाए, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इनको मिल गया, रेंट भी ठीक ठाक था। इन लोगों ने शिफ्ट होने से पहले उसकी हिस्ट्री पता कर लिए भाई, कुछ गड़बड़ नहीं था, अनटच्ड फ्लैट था, ऐसा कोई कब्रिस्तान वगैरह के भी ऊपर नहीं बना हुआ था। इसलिए ये लोग एक्साइटेड थे, शिफ्ट हुए, सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1 महीने तक किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन 1 महीने बाद इनकी जिंदगी में कुछ अजीब बदलाव आया। वो बदलाव मैं बताता हूं। दरअसल जिस बैंक में ये लोग जॉब करते थे, उस बैंक में कुछ नए लोगों की भर्ती हुई, कुछ नए जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनकी भर्ती हुई। अब इनका काम क्या था, इन सब का काम एक्चुअली में ये था कि फील्ड वर्क करते थे ये लोग बैंक में। जो EMI रहती थी वो वसूलने जाते थे, लोगों को लोन बेचने जाते थे, जो भी बैंक वालों के जो फील्ड वर्क होते ना वो सब ये लोग करते थे। ये लोग मिलजुल के इसी बंगलों में रहा करते थे। दरअसल रेंट जो है इनको इनके बैंक से ही मिलता था, इसलिए किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। इसलिए बैंक वाले एक एक जगह में काफी सारे लोगों को भर देते थे। अब ये लोग रह रहे थे, ये जगह बहुत अच्छी थी यार, स्पेस की कोई कमी नहीं थी, आराम से 15-20 लोग रह सकते थे, ये इतना बड़ा घर था। अब क्या होता है, नए लोग आते हैं, ऑफिस ज्वाइन करते हैं, आते जाते 1 हफ्ते भी नहीं बीते थे नए लोगों को। अचानक से एक रात आई, जुलाई का महीना चल रहा होगा, झमाझम 4 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। सुहानी बारिश का सुहाना फील अपना अंकित अपनी गर्लफ्रेंड से फोन में बात करते हुए ले रहा था। जब से बारिश शुरू हुई थी, अंकित अपने बंगलो की दहलीज में बैठा हुआ था। लगातार बारिश हो रही थी, बढ़िया फील ले रहा था, गर्लफ्रेंड से बात किया जा रहा था, बाउंड्री वॉल भी उठी थी, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। अचानक से नेटवर्क थोड़ा फेल सा होने लगता है। अंकित उठ के थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है जहां तक उनका छत डला हुआ था। अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि झटके में इनके बंगलो का गेट खुला। अंकित टेंशन में है कि कौन आया, इतनी तेज बारिश में कौन एंटर कर रहा है। दरअसल 2-3 लड़के अभी भी बाहर थे अपने फील्ड के चक्कर में, फील्ड के काम के चक्कर में, बारिश हो गई थी तो कहीं फंस गए होंगे। इस वक्त रात के तकरीबन 10 बजे थे। झटके से गेट खुला तो ये ध्यान से देखने लगा। गेट के अंदर एंटर करता है इसका नया कलीग, इसका जूनियर, जो अभी अभी हाल फिलहाल में ही भर्ती हुआ था, जो मैंने आप लोगों को बताया। रविंद्र जो है, इसका नाम रविंद्र था। रविंद्र दिखने में काफी हट्टा कट्टा था, कदकाठी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब वो एंटर किया तो पूरा बदला हुआ सा दिख रहा था। कपड़े फटे हुए, मिट्टी में सने हुए, सर से खून भी बह रहा है, और देख के ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत बुरा मारा है। अंकित ये देख के हैरान हो जाता है कि भाई इतने हट्टे कट्टे लड़के को ऐसा किसने पीट दिया, इतनी बुरी तरह से किसने मारा। अंकित 2 कदम आगे बढ़ाता है, उतने में वो घबराते हुए जो अंदर आ रहा था रविंद्र, वो वहीं पे रुक गया। सामने एक बाइक खड़ी थी, बाइक को एक टक लगाकर देखने लगा, और कुछ इस तरह से देख रहा था कि मानो बाइक को देखते हुए इसके पैरों तले जमीन निकल गई है। अपना अंकित पहले रविंद्र को देखता,
फिर बाइक को देखता, फिर रविंद्र को देखता, फिर बाइक को देखता। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये देखना क्या चाह रहा है। अचानक से जो रविंद्र अभी अभी भीख के अंदर एंटर किया था, पूरा भी अंदर नहीं आया था, जोर से चीखा और बोला, ये अभी भी यहाँ पर है, इसे भगाओ, ये यहाँ पे भी आ गया, इसे जाने दो, जाने दो। अंकित थोड़ा आगे बढ़ा, बोला, भाई क्या हुआ, क्या दिखाई दे रहा है, किसकी बात कर रहा है? रविंद्र बोलता है, अरे वो देखो बाइक के ऊपर कौन बैठा है, उसे हटाओ यहां से। अब अंकित ने बड़ी ध्यान से बाइक की तरफ देखा। अंकित को ऐसा लगा कि शायद बाइक के ऊपर कोई बिच्छू होगा, सांप होगा। तेज बारिश की वजह से वो देख नहीं पा रहा है, इसलिए वो बड़ी ध्यान से बारिश में भीगते हुए बाइक की तरफ बढ़ता है। तो क्या पाता है कि बाइक के ऊपर तो कोई नहीं है। अचानक से पीछे खड़ा हुआ रविंद्र जोर से चिल्लाता है, अरे उसके पास क्यों चले गए, दूर हटो, वो तुम्हें देखकर जोर जोर से हंस रहा है, बहुत डरावना दिख रहा है, जल्दी भागो, जल्दी भागो। जब इस तरीके से अपने रविंद्र ने यह बात अंकित से कहा तो अंकित थोड़ा घबरा गया। अंकित थोड़ा ये सारी चीजों से घबरा जाता था, आपको ये समझ में आया होगा इसके पिछले वाले घर के किस्से से। तो ये बात सुनकर अंकित थोड़ा घबरा गया, पीछे हटा और हड़बड़ा के अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने तुरंत रविंद्र को बुलाया, जल्दी आ, जल्दी अंदर आ, अंदर आ। इनकी ये चिल्ला चोट सुन के जो अंदर जो इनके दोस्त थे वो लोग भी बाहर निकल गए। घबराए हुए रविंद्र को सब लोग अंदर लेके गए और पूछने लगे कि तेरा ये हश्र किसने किया है, तुझे किसने इतना बुरा पीट दिया है भाई, और तुझे कौन बाइक के ऊपर दिखाई दे रहा है? ये बोलता है कि मैं बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा, लेकिन एक बार देखने दो वो बाइक के ऊपर से हट के अपने घर के एरिया से बाहर निकला है कि नहीं। वो लोगों को कोई भी दिखाई नहीं दिया था, इसलिए बोलते हैं कि भाई कोई नहीं है, हम बता रहे ना वो चला गया है, तू बता मैटर क्या है। रविंद्र बोलता है, नहीं मुझे खुद को देखने दो। वो उठता है, बाहर निकलता है, अपना दरवाजा खोलता है, पाता है कि वो तो अभी भी बैठा हुआ है। लौट के भागता है, बोलता है वो अभी भी बैठा हुआ है, मैं हनुमान चालीसा सुनना चाहता हूँ। एक मोबाइल में तेजी से हनुमान चालीसा बजना शुरू हो जाता है। 1 घंटे तक वो बस बैठा ही हुआ था और भगवान को, बजरंगबली को याद कर रहा था। अब लगभग 1 घंटे बाद सभी लोग टेंशन में थे, यार ये चाह क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगभग 1 घंटे बाद अपना अंकित फिर से बोलता है, रविंद्र बता तो क्या मैटर है। रविंद्र बोलता है, रुको एक बार फिर से देखने दो वो गया कि नहीं। वो फिर से उठा, बाहर निकला, बाइक के ऊपर देखा, इधर उधर नजर घुमाया तो वो शायद जा चुका था। वो लौटा और बोलता है कि हाँ वो जा चुका है। अब फिर से वापस से सारे लोग इकट्ठे हो गए, अब बता क्या मैटर है, अरे कौन है, कौन आया, कौन चले गया, तुझे किसने पीटा, पूरी बात तो बता। अब रविंद्र बताता है कि दरअसल मैं आज अपने फील्ड से काम करके घर की तरफ लौट रहा था। अपना काम जो आज का था ना वो थोड़े आगे वाले गांव में था। उस गांव से यहां तक आने के बीच में एक जंगल पड़ता। दरअसल ये फील्ड के वर्क में काफी ज्यादा थक गया था, इसीलिए रविंद्र ने रास्ते में रुक के एक ढाबे से कुछ चिकन खाया और एक क्वार्टर मार लिया वोडका का। क्वार्टर मारने के बाद उसका मन तृप्त नहीं हुआ तो उसने एक विस्की खरीदा, अपने बैग में डाला और सोचा कि मैं घर पे जाके मारूंगा, और ऐसा सोच के बाइक चलाने लगा। बाइक चलाते चलाते जब वो एक जंगल के इलाके में पहुंचा तो रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो कि सफेद कुर्ते सफेद पैजामे में था। ये लहूलुहान था। इसे ऐसा लगा कि शायद बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए इसने अपनी गाड़ी रोक दिया। सोचा शायद उसको मदद चाहिए होगी, लेकिन जैसे इसने अपनी गाड़ी रोका, सामने खड़ा हुआ लहूलुहान आदमी क्या कहता है कि मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे तेरे बैग में जो शराब रखी हुई है वो चाहिए, चल निकाल। ये सुनकर रविंद्र कहता है कि कैसी बात कर रहे हो आप, आपका तो एक्सीडेंट हुआ है ना, आपको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए ना, आप शराब क्यों मांग रहे हो। इतने में वो गाली गलौज करने लगा। अब इसने सोचा कि कोई पागल तो नहीं है, इसलिए बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर से बोला कि मुझे शराब दे दे वरना बहुत मारूंगा, मैं एक शराबी हूं। बस फिर क्या था, रविंद्र देने को तैयार नहीं था और वो लगातार इसे शराब मांगा जा रहा था। ऐसे करते करते उसने खींच के बाइक से रविंद्र को उतारा और नॉन स्टॉप मारना शुरू कर दिया। बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, और जबरदस्ती करके बोला कि मैं तेरे घर चलूंगा और वहां पर मिलके जितने भी तेरे साथ में लोग रहते हैं सबके साथ बैठ के शराब पीऊंगा। ये चीज सुनकर रविंद्र काफी ज्यादा घबरा गया, बोला ये क्या है यार। रविंद्र को अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो सामने वाला आदमी एक इंसान ही है, लेकिन थोड़ा क्रूर और गुंडे टाइप का। रविंद्र अभी तक नहीं जानता था कि सामने वो शराब मांगने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो शराब के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। जबरदस्ती करके वो उसकी बाइक स्टार्ट करवाया, उसकी बाइक में बैठा, उसके साथ साथ इस शहर में एंटर किया
और जब रास्ते में रविंद्र घबरा गया तो रविंद्र ने अपनी बाइक रोका और बोला मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, मुझे बहुत तेज आई है, 2 मिनट आप रुको, फिर साथ में घर तक चलते हैं, बैठ के शराब पियेंगे। रविंद्र ने बाइक रोका, बाइक से उतरा और नॉन स्टॉप यहां तक भाग कर आया है। जब सभी लोगों ने उसकी ये बात सुने तो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन अंकित और उसके 2 और दोस्त उसकी बात पर विश्वास कर चुके थे। उसने ये बात बोला कि देखो, अब उसको इस घर के बारे में पता चल चुका है, वो यहां पर एंटर कर चुका है, वो भी मेरे से पहले। अब हमारे साथ क्या होगा हम कभी सोच भी नहीं सकते। प्लीज प्लीज मेरे साथ यहां से निकल जाओ, प्लीज आज रात यहां पर मत गुजारो। कुछ लोग इसकी बात नहीं माने थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन अंकित और 2 और दोस्त इसकी बात मान गए। अंकित ने तुरंत अपने मैनेजर को फोन लगाया और बोला कि क्या आप आज कहीं रुकने का हमारा इंतजाम कर सकते हैं, हमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बड़ी प्रॉब्लम के बारे में उसने फ़ोन में अपने मैनेजर को नहीं बताया, लेकिन मैनेजर उनकी बात को समझा। मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था और मैनेजर ने एक खाली कमरे की चाबी उन्हें बोला कि मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे एरिया के पास आ जाओ, जहाँ पर मैं रहता हूँ उसके पास मुझे मिलो, मैं तुम्हें चाबी देता हूँ और वहाँ पर ठहर जाओ आज रात में, और जो भी तकलीफ हो कल ऑफिस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम ऐसी हो गई। बस ये लोगों ने फ़ोन काटे और इतनी भारी बारिश में एक एक छाते की मदद से पहुँच गए मैनेजर के पास। चाबी मिली, उस नए कमरे में गए, गद्दा वद्दा बिछाए, पूरी रात गुजारने की कोशिश करने लगे। लेकिन नींद किसको आनी थी? पूरी रात अलग अलग जगह देखकर मोबाइल में टाइम पास करके इन लोगों ने बिताया। लेकिन जब सुबह सुबह का वक्त आने वाला था, इन लोगों को झपकी सी आई और अचानक से जब वापस से अंकित की नींद खुली तो अंकित ने क्या पाया कि अभी तक रविंद्र जाग रहा है, लेकिन रविंद्र के हाव भाव में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया। वो कुछ इस तरह से हिल रहा है और लगातार अपने आप को चाटा मारा जा रहा है। उस वजह से उसके पूरे गाल लाल हो चुके हैं। हालत बहुत ज़्यादा अजीब दिखाई दे रही थी। रविंद्र को अंकित ने रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो गाली गलोच करने लगा, आक्रामक हो गया। यहाँ पर अंकित समझ गया इसके दिमागी संतुलन में कोई बड़ी परेशानी आ गई है। उस दिन अंकित और उसके दोनों दोस्त और रविंद्र भी ऑब्वियसली ऑफिस नहीं गए। मैनेजर ने फ़ोन करके बहुत सुनाया, लेकिन इन लोगों ने मैनेजर को सारी बात अभी भी नहीं बताई। तुरंत ही अंकित ने समय रहते हुए उसके 2 भाइयों को फ़ोन किया। रविंद्र के भाई लोग वहां पर पहुंचे। अंकित ने सारी बात रविंद्र के भाइयों को बताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हो सके तो इसे जल्द से जल्द कोई सिद्ध पुरुष, कोई तांत्रिक बाबा, कोई अघोरी बाबा के पास लेकर जाओ, ताकि इसके साथ जो भी परेशानी जुड़ी है वो ठीक हो जाए। इसको मेडिकल साइंस सॉल्व नहीं कर सकता। मैंने अपने जन्म में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस भी किया हूँ, देखा भी हूँ। मेरी बात मान के देखना, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। उसके भाइयों ने लेके गए। अब जो भी करवाए हो, जैसा भी इलाज हुआ हो, लगभग 1.5 महीने बाद वो वापस लौटा। मैनेजर से शायद बात हो गई थी, इसलिए इतने दिनों की छुट्टी मिल गई, माफ़ी मिल गई। और जब रविंद्र वापस से लौटा तो रविंद्र पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था, लेकिन आज भी उस रात की थोड़ी थोड़ी यादें उसको याद थी। हालांकि इस घटना को अब 5 साल बीत चुके हैं। रविंद्र अभी भी वही काम करता है। अंकित वापस से खरगोन आ चुका है, अपनी जिंदगी को कंटिन्यू कर चुका है, लेकिन आज भी जब भी वो उस शहर की यादों को याद करता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी, ये घटना आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इन सारे के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।